प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और कृपया करके गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से है। आज हम सबसे पहले बात करेंगे इसराइल की मार्च से करा रहे हिजबुल्लाह ने लेबनान में युद्ध विराम के प्रस्तावों का समर्थन किया है। हिजबुल्लाह ने कहा कि बातचीत के जरिए युद्ध विराम का रास्ता खुला हुआ है। हिजबुल्लाह के उपनेता नईम कासिम ने एक टेलीविज़न भाषण में कहा कि वह युद्ध विराम को लागू करने के प्रयासों का समर्थन करते हैं। ये पहली बार है जब हिजबुल्लाह ने लेबनान इजराइल सीमा पर लड़ाई को रोकने के लिए गाज़ा में युद्ध की समाप्ति का उल्लेख नहीं किया। इससे पहले हिजबुल्लाह की पहली मांग गाज़ा में सीज़फायर ही रही है। कासिम ने कहा कि हिजबुल्लाह लेबनानी संसद के अध्यक्ष नबी बेरी के लड़ाई को रोकने के प्रयासों का समर्थन करता है। कासिम ने अपने 30 मिनट के टेलीविज़न संबोधन में कहा, हम युद्ध विराम के नाम पर बेरी द्वारा की जा रही राजनीतिक गतिविधि का समर्थन करते हैं। यह स्पष्ट नहीं है कि क्या रुख में किसी बदलाव का संकेत है। एक साल के बाद जब समूह ने कहा कि वो गाज़ा में इजराइल हमास युद्ध के दौरान फिलिस्तीनियों के समर्थन में लड़ रहा है और वहाँ युद्ध विराम के बिना नहीं रुकेगा। एक अज्ञात स्थान से पर्दे के सामने बोलते हुए कासिम ने कहा कि हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच संघर्ष एक युद्ध है कि कौन पहले चिल्लाता है और हिजबुल्लाह पहले नहीं रोएगा। इजराइल से दर्दनाक प्रहारों के बावजूद समूह की क्षमताएं बरकरार हैं। हम उन पर हमला कर रहे हैं, हम उन्हें चोट पहुंचा रहे हैं और हम समय बढ़ाएंगे। दर्जनों इजरायली शहर हमारी मिसाइलों की रेंज के भीतर हैं। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि हमारी क्षमताएं ठीक हैं। उनका टेलीविज़न संबोधन हिजबुल्लाह नेता सैयद हसन नसरल्लाह की हत्या के 11 दिन बाद आया है, जो दशकों में इजराइल द्वारा अपने दुश्मन को दिया गया सबसे विनाशकारी झटका है। हिजबुल्लाह के अन्य वरिष्ठ नेता हासेम सफ़ीदीन, जिन्हें नसरल्लाह के संभावित उत्तराधिकारी के रूप में देखा जाता है, पिछले सप्ताह इजरायली हवाई हमले के बाद से सामान्य रूप से नहीं देखा गया है। इजराइल ने मंगलवार को हिजबुल्लाह के एक और वरिष्ठ व्यक्ति को मारकर और दक्षिणी लेबनान में नए अभियान शुरू करके उस पर दबाव बनाए रखा। आइए हम बात करें नोबेल प्राइज़ के बारे में। इस साल यानी 2024 के भौतिकी के नोबेल प्राइज़ के लिए जॉन जे हॉपफील्ड और जेफरी ई हिंटन को चुना गया है। जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन को मशीन लर्निंग को सक्षम बनाने वाली खोजों के लिए भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस ने मंगलवार को इस पुरस्कार का ऐलान किया है। नोबेल समिति ने अपने बयान में कहा कि भौतिकी के लिए इस साल का नोबेल पुरस्कार पाने वाले वैज्ञानिकों ने मशीन लर्निंग की बुनियादी समझे जाने वाले तरीके की खोज के लिए भौतिकी के उपकरणों का इस्तेमाल किया है। हॉपफील्ड ने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में अपना अनुसंधान किया और हिंटन ने यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में शोध कार्य किया है। हॉपफील्ड प्रिंसटन विश्वविद्यालय में आणविक जीव विज्ञान के पूर्व प्रोफेसर एमेरिटस हार्वर्ड से जुड़े हुए हैं और हिंटन टोरंटो विश्वविद्यालय में कंप्यूटर विज्ञान विभाग में एक एमेरिटस प्रोफेसर हैं। इससे पहले सोमवार को 2 अमेरिकी वैज्ञानिकों को माइक्रो आरएनए की खोज के लिए चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया। बुधवार को रसायन विज्ञान और बृहस्पतिवार को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेताओं की घोषणा की जाएगी। शांति के लिए नोबेल पुरस्कार की घोषणा शुक्रवार को और अर्थशास्त्र की घोषणा 14 अक्टूबर को की जाएगी। नोबेल पुरस्कार में 10 लाख अमेरिकी डॉलर की नकद राशि दी जाती है। ये धन पुरस्कार के संस्थापक स्वीडिश नागरिक एल्फ्रेड नोबेल की संपत्ति में से दिया जाता है, जिनका 1896 में निधन हो गया था। नोबेल पुरस्कार विजेताओं को नोबेल की पुण्यतिथि 10 दिसंबर पर सम्मानित किया जाएगा। आइए हम बात करें आर्मीनिया की। आर्मीनिया ने अजरबैजान से दोनों देशों में तनाव कम करने के लिए हथियार नियंत्रण उपाय को लागू करने की अपील की है। सोमवार को आर्मीनिया के विदेश मंत्रालय के प्रेस सचिव एनी बडालियन ने एक बयान में कहा कि हमने बार बार प्रस्ताव दिया है, लेकिन अजरबैजान चर्चा से बच रहा है, इसलिए यह मुद्दा सुलझ नहीं पा रहा है। दरअसल आर्मीनिया और अजरबैजान में बीते कई वर्षों से तनातनी चल रही है। तनातनी के बीच दोनों देश अपने हथियार बढ़ाने में लगे हैं। हथियारों की इस होड़ में आर्मीनिया को फ्रांस और भारत से मदद मिल रही है, तो अजरबैजान को पाकिस्तान और तुर्की से हथियार मिल रहे हैं। यूरेशियन टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक आर्मीनिया ने बार बार अजरबैजान को आपसी हथियार नियंत्रण तंत्र बनाने की पेशकश की है। अजरबैजान ने आर्मीनिया के खिलाफ आक्रामक बयानबाजी करते हुए प्रस्ताव का जवाब नहीं दिया। आर्मीनिया की ओर से यह बयान 5 अक्टूबर को अजरबैजान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता खान हाजी जादे की टिप्पणियों के बाद आया है। उन्होंने आर्मीनिया के हथियार जुटाने को खतरनाक करार दिया है। आर्मीनिया और अजरबैजान में दशकों से झड़प होती रही है। झड़पों के बाद 2020 में अजरबैजान ने दूसरा काराबाख युद्ध शुरू करते हुए एक सैन्य आक्रमण शुरू किया। उसने आर्मेनियाई सुरक्षा को भेजते हुए 44 दिन के युद्ध के बाद जीत हासिल की। इस दौरान अजरबैजान ने 7 जिलों को और 1/3 काराबाख पर नियंत्रण हासिल कर लिया। 2020 के बाद से आर्मेनिया और अजरबैजान दोनों ने अपने सैन्य खर्च में काफ़ी वृद्धि की है। आर्मेनिया का रक्षा बजट 2020 में $669 मिलियन का था, जो 2021 में $678 मिलियन
2024 के लिए बजट $1.4 बिलियन निर्धारित किया है। अजरबैजान ने भी इस रक्षा बजट में बढ़ोतरी की है। 2020 में देश का सैन्य बजट $2.2 बिलियन था। 2024 में इसे $3.7 बिलियन निर्धारित किया गया है। आर्मीनिया ने भारत, फ्रांस, ग्रीस और साइप्रस जैसे देशों के साथ रक्षा संबंधों को मजबूत किया है। दूसरी ओर अजरबैजान ने 2021 में तुर्की के साथ सूची घोषणा पर हस्ताक्षर किए। इसके अतिरिक्त अजरबैजान ने उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, सर्बिया के साथ भी सैन्य सहयोग समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। आर्मीनिया को फ्रांस से कई अहम हथियार मिले हैं। फ्रांस के अलावा आर्मीनिया ने भारत के साथ अपने सैन्य सहयोग को तेज कर दिया है। भारत उसके लिए हथियारों का एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता बनकर उभरा है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री के अनुसार भारत ने 2021 में आर्मीनिया को 4 स्वाति रडार दिए, जो 2020 की शुरुआत में एक ऑर्डर को पूरा कर रहा था। सितंबर 2022 में रिपोर्ट सामने आई कि भारत आर्मीनिया को $250 मिलियन के हथियार और गोला बारूद की आपूर्ति करेगा, जिसमें पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, एंटी टैंक हथियार और अन्य युद्ध सामग्री शामिल है। भारत के साथ आगे का सहयोग सितंबर 2023 में स्पष्ट हुआ, जब आर्मेनिया को 6 155 मिलीमीटर एडवांस टूड आर्टिलरी गन ATGS हथियार मिली। नवंबर 2023 में यूएसएन टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि आर्मेनिया ने भारत में विकसित जेन एंटी ड्रोन सिस्टम खरीदने के लिए $41.5 मिलियन की डील की है। सौदे के हिस्से के रूप में ऑपरेटर प्रशिक्षण भी मिला है। आर्मेनिया ने भारत में निर्मित आकाश 70 से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली का भी ऑर्डर दिया है। इसे हवाई हमलों से कमज़ोर क्षेत्रों की रक्षा के लिए डिज़ाइन किया गया है। आइए हरियाणा की विधानसभा के रिजल्ट के बारे में बात करें। कहते हैं कि राजनीति में सभी फैसले सिक्के उछाल कर नहीं होते हैं, वक्त हालात तय करते हैं और उसी के हिसाब से फैसले लिए जाते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले जब बीजेपी ने हरियाणा में नेतृत्व परिवर्तन किया था, तो कांग्रेस ने राजनीतिक तौर पर इसे अपनी जीत समझ लिया था। ये मान लिया था कि बीजेपी बैकफुट आ गई है, वह अब हरियाणा को नहीं बचा पाएगी। लोकसभा चुनाव में 5 सीटें जीतने और इंडिया गठबंधन को देश भर में सबसे ज़्यादा वोट प्रतिशत हरियाणा में हासिल होने के बाद कांग्रेस का विश्वास मजबूत हो गया था। लेकिन सच में बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में गुजरात के अपने चेहरा बदलने के नुस्खे का पहला टेस्ट किया था। पार्टी ने लोकसभा चुनाव नतीजे के बाद जहां नए सिरे रणनीति बनाई, तो वहीं दूसरी कांग्रेस जीत के प्रति और कॉन्फिडेंट होती चली गई। हरियाणा में बीजेपी की हैट्रिक ने साफ किया कि बीजेपी का गुजरात मॉडल पूरी तरह से सफल रहा। गुजरात से आने वाले दीपक बाबरिया भी इसे नहीं भांप पाए। राज्य में सत्ता वापसी की अच्छी संभावना के बाद भी पार्टी हार गई। सैनी राज्य में बीजेपी के लिए जहां नायाब चेहरा बनकर उभरे, तो वहीं दूसरी इस जीत का बड़ा श्रेय केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को दिया जा रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रणनीति को चतुराई से लागू किया। इतना ही नहीं, बीजेपी ने उड़ीसा की तरह यहाँ भी त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब देब को उनकी सहयोगी बनाए रखा। उन्हें पार्टी की एक बड़ी रणनीति के तहत पहले ही सक्रिय कर दिया था। जब प्रधान मोर्चे पर आए तो काफ़ी फीडबैक पहले से रेडी था। इसके बाद बीजेपी ने चुनाव को हाई प्रोफाइल बनाने की बजाय माइंड गेम पर फोकस किया। बीजेपी ने सिर्फ सीएम फेस ही नहीं बल्कि कई मंत्रियों समेत 16 विधायकों को घर भेज दिया। तो वहीं कांग्रेस ने 2019 में जीते लगभग सभी विधायकों को रिपीट कर दिया। बीजेपी के लिए उड़ीसा के बाद हरियाणा में बिप्लब कुमार देव और धर्मेंद्र प्रधान की जोड़ी फिर विनिंग कॉम्बिनेशन साबित हुई। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने लोकसभा चुनाव के नतीजों के तुरंत बाद धर्मेंद्र प्रधान को हरियाणा के मोर्चे पर लगा दिया था। हरियाणा का चुनाव प्रभारी बनने के तुरंत बाद प्रधान ने अपना रोहतक, कुशेत, पंचकुला में खुद को शिफ्ट कर लिया था। 3 महीने में प्रधान ने कार से ग्राउंड जीरो पर जाकर छोटी छोटी बैठकें की, कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेकर रणनीति बनाई। इसके बाद नेतृत्व को अवगत कराकर कमियों को दूर कराया, हरियाणा में रूठों को मनाया, कमजोर बूथों को मजबूती देने पर फोकस किया। हरियाणा बीजेपी के नेता और पूर्व प्रवक्ता रमन मलिक लगातार तीसरी जीत का श्रेय प्रधान को देते हैं। वो कहते हैं कि उनके प्रभारी बनने के बाद कार्यकर्ताओं का मनोबल बूस्ट हुआ है। उन्होंने कूटनीति और माइंड गेम में से हैट्रिक का रास्ता साफ किया। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस संविधान बदलने के नैरेटिव का गढ़ने में सफल रही थी। इसके चलते दलित वोटों को झुकाव कांग्रेस की तरफ हुआ था। लेकिन हरियाणा में बीजेपी ने मनोहर लाल खट्टर को हटाने से लेकर शैलजा की नाराजगी तक एक सदी रणनीति में काम किया। शैलजा की नाराजगी को बीजेपी ने इतना तूल दे दिया कि कांग्रेस को उसे काउंटर करने में आगे आना पड़ा। पहले हुड्डा के साथ मंच साझा करवाया। जब इससे बात नहीं बनी तो कांग्रेस का दूसरा प्रयास करना पड़ा। पदयात्रा की सभा के मंच में हाथ मिलवाया। बीजेपी ने शैलजा विवाद में बखूबी इस्तेमाल किया। इससे हरियाणा में जाट वोटर जहां जेजेपी को छोड़कर कांग्रेस में लामबंद हुए, तो गैर जाट वोट बीजेपी में आ गए। कांग्रेस के न चाहते हुए भी मुकाबला जाट बनाम नॉन जाट हो गया। इससे सियासी तौर पर कांग्रेस की खाट खड़ी हो गई।
बीजेपी ने हरियाणा में हैट्रिक के लिए आखिरी तक कोशिश की, तो वहीं दूसरी कांग्रेस नेता आत्मविश्वास से लबरेज दिखे। बीजेपी ने अंतिम वक्त पर प्रचार के आखिरी दिनों में बाजी पलट दी। कांग्रेस ने हरियाणा में 6 सीटें 39, 207, 227, 600, 610 और 1200 वोटों से गंवाई है। अगर इन सीटों को जोड़ दिया जाए तो बहुमत के करीब पहुंच जाती है। बीजेपी ने इसके साथ कुछ निर्दलीय को भी उतार भी खेल खराब कर दिया। गुरुग्राम में नवीन गोयल ने कांग्रेस प्रत्याशी का खूब नुकसान किया। कुछ स्थानों पर कांग्रेस जीतने वाले प्रत्याशी के चयन के संकल्प पर नहीं टिक पाई। खराब टिकट वितरण से उसे अम्बाला कैंट बल्लभगढ़ जैसी सीटों पर शर्मनाक हार उठानी पड़ी। हरियाणा बीजेपी मीडिया प्रभारी अरविंद सैनी कहते हैं कि 10 साल की सरकार के बाद लोगों ने फिर बीजेपी पर भरोसा व्यक्त किया है। ऐसे में ये जीत हमारे लिए बड़ी है। बीजेपी को सर्वाधिक 48 सीटें मिली है। सैनी कहते हैं तोशाम, दादरी जैसी कई ऐसी सीटें जहां पर बीजेपी ने पहली बार जीत हासिल की है। आइए हम चीन के अखबार ग्लोबल टाइम्स के बारे में बात करें। चीनी सरकार का मुखपत्र कहे जाने वाले ग्लोबल टाइम्स ने विशेषज्ञों के हवाले से एक रिपोर्ट करते हुए कहा है कि भारतीय वायुसेना आईएएफ को चीन को प्रतिनिधि की तरह नहीं देखना चाहिए। चीनी अखबार में यह टिप्पणी भारत की एयर चीफ मार्शल एपी सिंह के बयान के जवाब के तौर पर आई है। सिंह ने सोमवार को टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ इंटरव्यू में माना था कि भारत सैन्य प्रौद्योगिकी और रक्षा उत्पादन में चीन से काफ़ी पिछड़ गया है। सिंह ने तकनीकी, रक्षा उत्पादन और बुनियादी ढांचे में चीन की प्रगति को स्वीकार किया है। फर्स्ट पोस्ट की रिपोर्ट करती है कि चीन का यह कहना है कि भारत से प्रतिनिधि ना माने कई सवाल खड़े करता है। दरअसल यह पहचानना जरूरी है कि चीन की भूमिका प्रतिनिधि से आगे तक है और भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा है। चीन खुद बड़े स्तर पर अपनी सैन्य क्षमताओं को मजबूत करने के लिए काम कर रहा है, लेकिन भारत को मजबूत होते नहीं देखना चाहता है। एक्सपर्ट के इस दावे को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि चीन भारत की हवाई युद्ध में बढ़त को लगातार कम कर रहा है। यह हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के स्वदेशी रूप से निर्मित तेजस लड़ाकू विमानों की डिलीवरी में हुए महत्वपूर्ण देरी से और बढ़ गया है, जिससे हवाई युद्ध क्षमताओं में प्रतिष्ठात्मक बढ़त बनाए रखने में भारत की चुनौतियों में इजाफा हुआ है। भारत की अपनी हवाई सुरक्षा को लेकर चिंता, चीन के बारे में चिंता वास्तविक नियंत्रण रेखा पर वायुसेना के बुनियादी ढांचे में चीन बीजिंग के विस्तार से उपजी है। यह तिब्बत और झिंजियांग क्षेत्रों में विशेष रूप से स्पष्ट है, जहाँ दोनों देशों के बीच तनाव जारी है। सिक्किम से 150 किलोमीटर दूर सिगात से दोहरे उपयोग वाले एयरबेस पर हाल ही में T-20 स्टेल्थ लड़ाकू विमानों की तैनाती महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। चीन ने जिंजियांग में होटन एयरबेस नाम में काफ़ी सुधार किया है। इसमें दूसरा रनवे, विस्तारित हैंगर स्पेस और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें सुरक्षा में वृद्धि शामिल है। इन सुधारों से आक्रामक और रक्षात्मक दोनों तरह के संचालन के लिए बेस की क्षमता में काफ़ी वृद्धि हुई है, जिससे LAC पर तेजी से तैनाती आसान होती है। इसके अलावा चीन तिब्बत में कई महत्वपूर्ण एयरबेस का आधुनिकीकरण कर रहा है। इसमें नगारी गुंसा, लासा, गोगनर और होटन शामिल हैं। उनियन में रनवे का विस्तार करना और रसद और रडार क्षमताओं को बढ़ाना शामिल है, जो सैन्य अभियानों की एक विस्तृत श्रृंखला की सुविधा प्रदान करता है। 2017 से चीन ने तिब्बत और जिंजियांग में 37 हेलीपोर्ट और हवाई अड्डों को तैयार किया है। ग्लोबल टाइम्स में एक सैन्य विषय का बयान काफ़ी हैरान करने वाला है। ये एक्सपर्ट भारतीय वायुसेना पर चीन के उचित और वैध राष्ट्रीय सुरक्षा विकास को सनसनीखेज बनाने का आरोप लगाता है। हालांकि वास्तविकता इससे अलग है। मार्च में ही US इंडो पैसिफिक कमांड के पूर्व प्रमुख एडमिरल जॉन एक्विलिनो ने चेतावनी दी कि चीन अपने आक्रामक आधुनिकीकरण प्रयासों के कारण जल्दी दुनिया की सबसे बड़ी वायुसेना का मालिक बन सकता है। ऐसे में सवाल है कि भारत को कितना चिंतित होना चाहिए। भारत के पास 31 लड़ाकू जेट स्क्वाड्रोन का बेड़ा है, जो न्यूनतम जरूरी यानी 42 से 9 कम है। दूसरी ओर चीन अपनी वायुसेना का अभूतपूर्व दर से विस्तार कर रहा है। चीन कितना बड़ा खतरा है, यह भारत ने जून 2020 में गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के दौरान देखा, जब भारत को 20 सैनिकों को खोना पड़ा। ऐसे में साफ है कि भारत को चीन की ओर से पेश की जा रही चुनौतियों के मद्देनजर अपनी सैन्य रणनीतियों में को बेहतर करना ही होगा। आज के लिए बस इतना ही। बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।